हेलो दोस्तों, दिस साइड गुरचरण। भी कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आया है, उसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि अभी रिजल्ट जो है, प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ उनका 1267 करोड़ के आसपास। प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ा दी है। पता है हर बैंक अब आपको पता ही है बढ़ा रहा है कोविड 19 की सिचुएशन की वजह से। और इसको भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह क्या है। देखो, 2 ट्रिलियन मतलब 2 लाख 2-2.5 लाख करोड़ के पास तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। निफ्टी फिफ्टी में इसका काफ़ी बड़ा हाथ है कोटक महिंद्रा बैंक का। और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5, मतलब इसका प्राइस जो अभी 1200 के आसपास चल रहा है। ये भाई अपना बुक वैल्यू होगी इसकी 400 के 300 के आसपास होगी, इसकी 300-350 के आसपास होगी बुक वैल्यू। तब ये इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे 1200 के पास अभी प्राइस आ जाएगा आपका। और डिविडेंड 0.07 बहुत ज़्यादा कम है डिविडेंड यील्ड भी। और फेयर वैल्यू देख लो आप, फेयर वैल्यू जो है इसकी 1200 के आसपास तो इसकी फेयर वैल्यू ही है। तो अपनी फेयर वैल्यू के पास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। जब भी इतना जितना ऊपर जाता है उतना ही 1200 के आसपास आके ये टिक टिक जाता है, अपनी फेयर वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है। बाकी और इसके रिजल्ट देखते हैं। हो गया उदय कोटक प्राइवेट सेक्टर बैंक में 13 रिपोर्टेड स्टैंड अलोन प्रॉफिट 1266 करोड़। स्टैंड अलोन प्रॉफिट मैंने बताया था, दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन को वही होता है जो इसकी सिर्फ नेट इनकम ब्याज से ही काम होता है, जो इनका मेन प्रोफेशन है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो और अदर तरह के जो और फंक्शन करते हैं ये, उन सभी को मिला के जो एक्टिविटीज होती है उनको कंसोलिडेटेड बोलते हैं। सारा मिला जुला के काम होता है। 1266 करोड़ के पास इनका अभी प्रॉफिट आया है। मैं आपको दिखाता हूँ। 1266 करोड़, ये देखो मार्च 2020 में 1266 करोड़ नेट प्रॉफिट आया इनका। ठीक है जी। सिर्फ स्टैंड अलोन प्रॉफिट की अभी बात कर रहे हैं, स्टैंड अलोन प्रॉफिट। थोड़ी फिगर ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। रजिस्टरिंग 10% डाउन। डाउन वाली न्यूज़ तो ये पहले ही प्रमोट कर देते हैं, आपको पता ही है 10% डाउन होगा। ये देखो 1595 से 10% अब माइनस करोगे 1266 करोड़ आ जाएगा। इसी को 10% डिस्काउंट बोल रहे, 10% रिजल्ट इसने डाउन शो किया है। ठीक है जी। वो क्यों किया इन्होंने, कोविड 19 की सिचुएशन है वहाँ पे इन्होंने 10% अपने प्रोविजन बढ़ा दिए हैं, इसीलिए 10% का रिजल्ट गिर गया इसका। स्टैंड अलोन प्रॉफिट स्टूड 1407 करोड़ होना चाहिए था, कोरोस्पॉन्डिंग जो पिछले साल का था 1407 करोड़ था स्टैंड अलोन प्रॉफिट पिछले क्वार्टर का। ये तो दिसंबर का है। ये देखो मार्च का, देखो आप मार्च 2019 का स्टैंड अलोन 1407 करोड़ था पिछले साल क्वार्टर का, वही इन्होंने बताया। अभी ये 10% गिर गया उसके, अगर 1407 में से 1266 माइनस करोगे 10% का डाउनफॉल आया है। प्रोविजन इन्होंने 1047 करोड़ की बढ़ा दी है। पहले सिर्फ 171 करोड़ थी प्रोविजन, अब देखो कितना 5 गुना। अगर 200 को 5 से मल्टीप्लाई 5 टाइम्स इन्होंने अपनी प्रोविजन बढ़ा दी है। उसके बाद भी ये प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। ये देखो पिछले साल क्वार्टर में कितनी थी, मार्च 2019 में 171 करोड़ थी, 147 करोड़ प्रोविजन रख दी इन्होंने। 650 करोड़ की तो जनरल प्रोविजन इन्होंने वैसे ही जो उनके अपने गाइडलाइंस ही उनके उनके अकॉर्डिंग बढ़ाई है इन्होंने। नेट इंटरेस्ट इनकम डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड एंड एक्सपेंडेड 17% इनका बढ़ा है, और इन ईयर बेसिस पे 17% बढ़ा है। पिछले साल 3559 करोड़ था मार्च क्वार्टर का।
improving 26 points year on year basis, 4.72% in quarter. बैंक सेड एडवांस वेंट अप 7%, एडवांस जो इनके 7% से बढ़ गए हैं, जो एडवांस देते हैं लोगों को 2000 इसी क्वार्टर में। और डिपॉजिट भी इनका 16% से बढ़ गया है और सेविंग डिपॉजिट भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इनका बढ़ चुका है। एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई इनकी ड्यूरिंग इस क्वार्टर में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है 21 बेसिस सिक्वेंटली वो फॉल हुए हैं, एनपी हैं जो एनपी भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो ग्रोस एनपी 2.25 था, 2.25 था इस क्वार्टर में, अभी कम हुआ है इनका, डिक्लाइनिंग 0.71% से कम हुआ है। ऑन मार्च 2020 आउटस्टैंडिंग वाज 96 करोड़। SMA2 ये पता नहीं क्या चीज़ होती है SMA2। नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रू बाय 16%। नॉन इंटरेस्ट इनकम जो इनकी बढ़ी है वो 16% बढ़ी है। वो कैसे बढ़ी है वो देखते हैं अभी। ये देखो 1270 करोड़ थी, 1480 करोड़ हो गई है मार्च 2019 में। आप देखो ये मार्च 2019 का है। नॉन इंटरेस्ट इनकम कितनी थी? 1270 करोड़, 1490 करोड़ हो गई है। देखो 1490 करोड़ हो गई ना यहाँ पे, और ये भी 16% बढ़ी है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20% के आसपास बढ़ा है इनका। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सताईस सौ 25 करोड़ हो गया है। ये देखो 2725 करोड़ हो गया ना। अगर 2220 में 2282 में अगर 20% जोड़ूंगा तो 2725 ये बन जाएगा। ये भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है इनका। स्टैंडर्ड लोन प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2019 का सर्च में 22%, तो एक साल में इनका प्रॉफिट भी 22%, पूरे पिछले साल से 22% का प्रॉफिट बढ़ा है इनका। अगर स्टैंडर्ड लोन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये जो साल ईयर वाइज होता है, जो मार्च 2019 है, देखो मार्च 2020 है, ईयर वाइज चेक कर रहे हैं कि ये 22% बढ़ा है। 5947, ये देखो 5947 आ गया ना आपका नेट प्रॉफिट। 4865 था पिछले साल मार्च 2020 में, 5947 हो गया। ये 20% के आसपास, तो कितना बोल रहे हैं, 22% के आसपास तो स्टैंडर्ड लोन प्रॉफिट में एक साल, ये अभी एक साल का, पहले वो क्वार्टर वाइज था ऊपर, अभी क्वार्टर साल वाइज बता रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी बढ़ी है 20% के आसपास, 13,499 करोड़ हो गई है। ये देखो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है जो अर्न किया और जो खर्चा किया, नेट 13-14 हज़ार के आसपास ये बता रहे हैं। वही 11,000 पूरे साल में 11,621 करोड़ थी, अभी 13,000 के आसपास है। वही कितना फर्क बढ़ गया, ये 20% के आसपास इनका बढ़ गई है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ गई है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट डिक्लाइन, अभी एंड में तो वही बोलेंगे कि इसका जो 6% प्रॉफिट गिर गया है 1905 करोड़ के पास। ये तो मैं चीज देखो मार्च 2019 में कितना प्रॉफिट 2000 करोड़ था, अभी इन्होंने इसी चीज को थोड़ा फियर फैक्टर लेंगे। मार्च 2020 का 1905 करोड़ गिर गया, क्योंकि इतनी प्रोविजन ही इन्होंने कितनी 171 करोड़ की प्रोविजन थी पिछले क्वार्टर में, सिर्फ को सीधा बढ़ा के इन्होंने 5 गुना प्रोविजन बढ़ा दी है। 1000 करोड़ के आसपास तो प्रोविजन लेंगे। अगर 1000 करोड़ में इसी फिगर में अगर मैं जोड़ता तो मेरा प्रॉफिट सीधा 2900 करोड़ हो जाता है। तो मेरा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। सिर्फ क्वार्टर वाइज थोड़ा सा इन्होंने प्रोविजन की वजह से कर लिया हुआ है।
तो यही है इनका जो बाकी बताया फुल इंटरेस्ट जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो 20% में बढ़ोतरी हुई इसकी 8593 करोड़ के आसपास पूरे साल का, अगर ये कंपैरिजन करोगे तो ये देखो पूरे साल ईयर वाइज आप देखोगे ना, मार्च 2020 मार्च 2019 7200 करोड़ था पिछले साल, 8500 करोड़ हो गया, 20% की इस साल में पूरे साल में बढ़ोतरी हुई है। अगर पूरे साल का प्रॉफिट मैं जोड़ता हूँ सिर्फ इस क्वार्टर में कितने का, इस क्वार्टर में सिर्फ थोड़ा सा कितना फर्क पड़ा है ये, वो भी उसके आसपास ही है, कोई कम ज़्यादा कम भी नहीं है, 100 करोड़ का ही फर्क पड़ा है, इतनी प्रोविजन रखने के बाद भी 100 करोड़ का तो मेरे हिसाब से रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं। बाकी अब इसके फंडामेंटल स्टडी करवा देता हूँ मैं आपको। फंडामेंटल स्टडी करवाने के लिए देखो यहाँ पे फंडामेंटल स्टोर है जो 70% स्कोर दे रहे हैं ये कंपनी जो है ब्रोकर्स। बाकी इसके बाकी फीचर चेक कर लो आप फंडामेंटल। बाकी नेट सेल हर साल 3 साल से बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रो 3 सालों से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, ईपीएस इंक्रीज हो रही है, डेट कम हो रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर है, क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है हर साल हर क्वार्टर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, फॉरेन के पास ही इसका फॉरेन का बैंक है, ये 40% की होल्डिंग इनके पास है, इंस्टीट्यूशन के पास 12% है, बाकी प्रमोटर के पास 30% है, पब्लिक के पास भी 18% के आसपास पड़ा हुआ है। इनमें निफ्टी 50 का मेन बैंक है ये, इसकी ज़्यादा होल्डिंग है। HDFC बैंक के बाद इसी का नंबर आता है। बाकी स्कोर देख लो, 4 स्कोर दे रहे हैं ये कंपनी का स्कोर डिटेल चेक कर लो। वैल्यू के अकॉर्डिंग तो ये ओवर वैल्यू है, क्योंकि बुक वैल्यू आपको पता ही है 300 के आसपास है, तो ट्रेड अभी 1200 के आसपास कर रहा है। ग्रोथ इसकी फास्ट हो रही है, एफिशिएंसी कम है, क्वालिटी थोड़ी एवरेज है, और 21% स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं, 40% बाय बोल रहे हैं, 26% होल्ड बोल रहे हैं ये। बाकी ईपीएस के अकॉर्डिंग अभी स्टडी देख लो इसका क्या है। पहले क्वार्टर में अब चेक कर लेना, मैंने दिखाया मैंने कहा 10 के आसपास ईपीएस आया था, दूसरे क्वार्टर में ये हो गया 12 के आसपास ईपीएस, 10 और 12 22 हो गया, फिर ये तीसरे क्वार्टर में भी 12 आया 22 और 34-35 के आसपास इसका ईपीएस अभी अर्न कर चुका है। तो मैंने अभी आपको ईपीएस दिखाई दिया कि ईपीएस जो अभी 1900 करोड़ का प्रॉफिट आया है उसके अकॉर्डिंग 10 रुपये का ईपीएस बनता है। ईपीएस तो आप देख लेना अभी ये अर्न के उस जितना इनका एस्टिमेट था उसी के अकॉर्डिंग इसने ईपीएस अर्न किया हुआ है। ये 32 और 10-11 के आसपास ईपीएस आया, तो ये 44 के आसपास इसने अर्न कर चुका। जितना ना प्रोजेक्टेड था इसका टोटल इस साल का प्रोजेक्टेड था, उतना इतने पूरे साल का अगर देखोगे तो 44 ईपीएस इसने गेन कर लिया हुआ है। जितना था रिजल्ट तो उसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट अच्छा है। ठीक है जी। बाकी फंडामेंटल देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 13-14 के परसेंट के आसपास रिटर्न इक्विटी के दे रहा है, बहुत अच्छी बात है ये चीज़। रिटर्न ऑन एसेट देख लो, 2% के आसपास रिटर्न ऑन एसेट हर बैंक कम नहीं देता है, 2-3-4% के आसपास ही होता है ये। ईपीएस देख लो, ईपीएस की कंटिन्यूस ग्रो होती जा रही है, 19 फिर 18 26 32 37 38 हो गई है, अभी इसने 44 के आसपास ईपीएस दे दी है इससे 2020 में। ईपीएस भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है इसका। और डेट टू एसेट देख लो, 85 जितना इसका डेट है उतना ही जितना एसेट्स है उससे कम 85% इसके डेट भी है, डेट भी थोड़ी रेशियो ज़्यादा ही है इसकी। ईपीएस देख लो, वो फोरकास्टिंग जो मैंने बोला ही है कि जितना प्रोजेक्टेड था कितना है, 18 के आसपास था, फिर ये 26 के आसपास है, फिर ये 32 के आसपास है, फिर 36-37 के आसपास है। अभी फाइनेंशियल ईयर में 44 का एक्सपेक्टेड था, इतना 44 इसने इसके आसपास इसने गेन कर लिया हुआ है चारों क्वार्टर का मिला के, वो मैंने आपको कैलकुलेट करवा दिया हुआ है। इतना ही एक्सपेक्टेड था, आप चेक भी कर लेना साइड के ऊपर मनी कंट्रोल की। नेट इनकम देख लो इनकी, नेट इनकम हर साल बढ़ती जा रही है, 30 बिलियन नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट है जो 34 बिलियन 49 61 70, अभी तो 80 करोड़ के 80 के आसपास बिलियन 80,000 करोड़ के पास प्रॉफिट गेन कर चुका है 2020 में, ये तो 2019 का डाटा है 71 का भाई। बाकी इनकी इनकम स्टेटमेंट देख लो, रेवेन्यू देख लो, टोटल रेवेन्यू 300 बिलियन का रेवेन्यू है, पहले 263 था, 225 था, 169 144 था, ये भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ग्रोइंग कंपनी में जिसके पास सेल है, डिमांड है, जिसके पास प्रोडक्ट है, उसी चीज़ में स्टॉक को रखने का फ़ायदा होता है।
बैलेंस शीट देख लो, जितने एसेट्स हैं लगभग उतनी इनकी लाइबिलिटी है। 3.5 ट्रिलियन के एसेट्स हैं तो 3.33 के लाइबिलिटीज़ भी हैं इनके पास। ये देखो तो बराबर बराबर ही लाइबिलिटीज़ भी उतनी चल रही हैं इनकी। तो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग तो थोड़ा ज़्यादा ही है, इसका रिस्क फैक्टर यही है बैलेंस शीट में। ये देखो ईपीएस मैंने बोला ना, 2020 का आप ईपीएस चेक कर लेना, मार्च 2020 जितना प्रोजेक्ट था 44 पॉइंट, उतना ही इसने ईपीएस गेन कर लिया हुआ है। ठीक है जी, मैंने यही आपको दिखाना था। अभी जो इसमें करना क्या है, मैंने कल भी ये कोटक महिंद्रा बैंक चेक कर लेना, मैंने इंट्राडे में मैंने बाय करवाया था 1137 के आसपास इसको बाय करवाया था। कल वाली मेरी वीडियो इंट्राडे की चेक कर लेना। तो आज ही देख लो इसने 1220 के पास इसने ट्रेड किया, 1220 के पास गया था। एक ही दिन में 100 रुपये के आसपास ये घूम गया ये स्टॉक, इसमें इतने पोटेंशियल है इसमें। ठीक है जी, अब मैं वही इसको वही बोलता हूँ, करना क्या इसमें, जो करना है इसको, अगर ये वही 1140 के आसपास आए तभी इसको बाय करना है। ठीक है जी, 1140 के आसपास, अगर 1140 ये ब्रेक कर देता है फिर आपने इसको कुछ नहीं करना है। अगर ये 1140 आए तभी आपने इसके पास पास ही बाय करना है। 1140 ब्रेक करता है फिर छोड़ देना आपने, फिर ये सीधा मेरे को मिलेगा 1075 पे मिलेगा, फिर ये गिरेगा स्टॉक। फिर इसको याद तब बाय करना जब 1075 आएगा ये स्टॉक। ठीक है जी, तो इसको बाय करने की यही इसका लेवल है। और इसको मेरा अपसाइड जो टारगेट, पहला टारगेट सीधा मेरे को पोजिशनल टारगेट जो मेरा है, मेरा पहला टारगेट है, मैं सीधे बता रहा हूँ इसका, मेरा पहला टारगेट है 1250 का टारगेट है। 1 2 5 0। और जो मेरा दूसरा टारगेट है मेरा दूसरा टारगेट यहाँ पे स्केच चल नहीं रहा है। मेरा दूसरा टारगेट है 1350 का 1300 का टारगेट है 1300। ठीक है जी, यहाँ पे चल नहीं रहा है ये। तो पहला टारगेट मेरा 1250 का, दूसरा टारगेट मेरा 1300 का है। और इसको सिर्फ 1140 के आसपास ही आपने इसको बाय करना है। रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये मतलब रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, जितना इसका ईपीएस प्रोजेक्टेड था उतना इसने गेन किया हुआ है। ठीक है जी, ईपीएस में कोई डाउन नहीं, जितना प्रोजेक्टेड था उतने उसी के अकॉर्डिंग आया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू, गुरचरण हेयर।